दादरी विधानसभा क्षेत्र की बात करें तो दादरी विधानसभा क्षेत्र में ग्रामीण वोटर्स की संख्या भी ज्यादा है और इस वक्त हम दादरी के एक गांव में ही मौजूद हैं। यहां पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस बार जनता क्या चाहती है। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें कि जब से दादरी विधानसभा क्षेत्र अस्तित्व में आया है 16 बार यहां पर चुनाव हुए हैं और एक भी बार अभी सपा का खाता नहीं खुल पाया है। उसके अलावा तमाम पार्टियों ने कभी ना कभी अपना खाता खुलवाया है। इसके अलावा दादरी विधानसभा क्षेत्र की एक और मुख्य बात जो है, महत्वपूर्ण बात यह है कि ये गुज्जर समुदाय बाहुल्य क्षेत्र है, यानी कि दल कोई भी हो लेकिन ज़्यादातर गुज्जर समुदाय का ही उम्मीदवार जो है वो चुना जाता है। एक आध बार को छोड़ दिया जाए तो हमेशा गुज्जर समुदाय का ही जो उम्मीदवार है उसे जीत हासिल हुई है। इस बार सपा की तरफ से खड़े हैं सुधीर भाटी जी, जो कि खुद गुज्जर समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी धन्यवाद। तो इस बार आप सपा से उम्मीदवारी अपनी दर्ज कराएंगे? अभी हमने प्रयास किया है, आवेदन किया है उसके लिए। अभी फाइनलाइज तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को करना है और हम भी तैयारी कर रहे हैं, क्षेत्र में दिन रात मेहनत कर रहे हैं। और जैसे ही वहाँ से हमें ग्रीन सिग्नल मिलेगा या हमें प्रत्याशी बनाते हैं तो हम निश्चित रूप से क्षेत्र में उतर जाएंगे। लेकिन मुश्किल नहीं रहने वाला, क्योंकि 16 साल से एक बार भी अभी सपा नहीं आई है यहाँ पर, तो आपके लिए मुश्किल रहेगा। उसके लिए रणनीति क्या बनाई है? इस बार कोई मुश्किल नहीं है। असल में क्या है, हर बार क्योंकि ये जो क्षेत्र है ये पूर्व मुख्यमंत्री मायावती का पैतृक जिला कहलाता है। इस वजह से पहले यहाँ लोग मायावती की बहुजन समाजवादी पार्टी को लोग पसंद करते थे, लेकिन उन्होंने काम नहीं किया। उसके बाद में फिर बीजेपी की लहर चली, लोग बीजेपी के साथ हो लिए, जो उन्होंने जुमलेबाजी की थी और 15-15 लाख रुपए का जो वो दिया था, तो लोग उसमें बहाव में चले गए। इस बार यहाँ समाजवादी पार्टी यहाँ इतिहास रचने जा रही है और समाजवादी पार्टी का निश्चित दादरी विधानसभा पे चाहे हाईकमान किसी को भी प्रत्याशी नियुक्त करे, लेकिन समाजवादी पार्टी की जीत होगी। माना जाता है कि दादरी विधानसभा क्षेत्र में जातीय समीकरण एक बहुत बड़ी भूमिका निभाता है, तो जात के आधार पर ही वोट बैंक बटोरा जाएगा या फिर मुद्दे कुछ विकास के भी होंगे? देखिए, मेन मुद्दा तो विकास का होगा। यहाँ की जनता जो विकास चाहती है और विकास के नाम पर अखिलेश जी को पहले सरकार देख चुके हैं। अखिलेश जी ने बहुत काम कराए हैं, चाहे वो एलिवेटेड रोड हो, स्टेडियम हो, पार्क हो, सब मेट्रो हो, सब अखिलेश जी की देन है। और जनता ने देख चुके हैं कि काम कौन कराता है। पहले उसमें बसपा की सरकार भी देखी, बीजेपी की सरकार भी देखी, लेकिन जितने काम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कराए हैं इतने किसी ने काम नहीं कराए हैं। और जनता जान चुकी है कि अगर हमको विकास चुनना है तो अखिलेश यादव को चुनना है। मौजूदा सरकार की अगर हम बात करें तो मौजूदा सरकार कुछ नहीं कर पाई इस क्षेत्र के लिए, या फिर कुछ विकास करवाया है? मौजूदा सरकार बिल्कुल पूरी तरह फ्लॉप है। यहाँ पर कोई ना विकास के हुए हैं। यहाँ बेसिकली क्या है, किसानों का मेन मुद्दा है। हमारे ज़िले में, हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में किसानों का मेन मुद्दा है। किसानों से ये सरकार बहुत दूर रही है। 5 साल में एक भी काम बीजेपी ने ऐसा नहीं किया। किसान भूख के कगार पर है। एक काम उनका ऐसा नहीं, ना ही कोई यहाँ पर नई इंडस्ट्री लगी, और सब काम बीजेपी ने जनता के उलट किया है। तो जनता ने भी इस बार बीजेपी को यहाँ से हराने का मन बना चुके हैं। क्षेत्र की अगर हम बात करें तो क्षेत्र के ऐसे कौन से मुद्दे हैं जो आने चाहिए आगे, जिनको सॉल्व करना चाहिए? ऐसी कौन सी मुश्किलें हैं जो एक क्षेत्र जिस के लिए जूझ रहा है और उसके लिए एक नेता की ज़रूरत है? देखिए, यहाँ पर जो है सबसे मेन, क्योंकि यहाँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, इस ज़िले में 3 प्राधिकरण हैं। यमुना प्राधिकरण, नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण यहाँ पर ज़मीन एक बार कर रहा है। पहले भी जब बसपा की सरकार थी तो 750 रुपये मुआवजा हुआ करता था। 2012 में अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने सीधा उसको 4 गुना कर दिया। तो तब जब से अखिलेश जी ने 4 गुना किया है और 5 साल में 1 रुपये भी बीजेपी ने इसको बढ़ाने का काम नहीं किया। तो सबसे पहला तो ये है कि किसानों को उनको ज़मीन का उचित मुआवजा नहीं दिया गया। इसके बाद में यहाँ पर जो स्थानीय लोग हैं, हमारी जो ज़मीनें हैं सब अथॉरिटी ने एक बार कर ली हैं, लेकिन यहाँ का जो युवा है
पढ़ लिख कर अपने घर बैठा है। यहाँ पर क्या है कि सरकार ने एक पॉलिसी बना रखी है या सरकार के ही इशारे पर वो काम हो रहा है कि स्थानीय जितनी भी इंडस्ट्री हैं वहाँ पे स्थानीय लोगों को रोज़गार नहीं मिल पाता। वहाँ पर हमारे भाई हमारे बंधु जाते हैं तो वहाँ पर स्पष्ट साफ साफ लिखा हुआ है कि 200 किलोमीटर का दूर का कोई भी अगर वो होगा उसको उसमें एंट्री है। यहाँ के स्थानीय लोगों को वहाँ पे एंट्री नहीं है। अच्छा, ये क्या वजह है कि एक बार भी अभी समाजवादी पार्टी यहाँ खाता नहीं खोल पाई है? समाजवादी पार्टी का कई बार क्योंकि मैंने पहले बताया कि बहुजन समाजवादी पार्टी बहन जी का पैतृक जिला होने इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनका गांव पड़ता है, उसका भी फ़र्क पड़ता है। लेकिन पिछली बार कांग्रेस से और सपा का अलायंस हो गया था, इस वजह से भी वहाँ पर नहीं हो पाया। लेकिन इस बार लोगों ने मन बना चुके हैं, समाजवादी पार्टी यहाँ से निश्चित जीतेगी। अच्छा, कांग्रेस के साथ जो अलायंस हुआ था सपा का, वो एक क्या मान सकते हैं उसे कि गलती थी? नहीं, वो उस टाइम पर उस हिसाब से ठीक था। जो हाईकमान ने फैसला लिया उस टाइम पर वो ठीक था और आज की उसमें समाजवादी पार्टियां जीत रही है। ऐसी क्या चीज़ है, आप मुझे ये बताइए, बीजेपी में अगर आप बात करें उनकी लहर की, मोदी लहर की बात कर लीजिए, वोट मोदी के चेहरे पर या फिर योगी आदित्यनाथ के चेहरे पर ही क्यों बटोरे जाते हैं? क्यों लोगों को विधायक जी का पता नहीं होता विधायक कौन है? विधायक भी तो आखिरकार काम कराएंगे, क्षेत्र के तो विधायक ही रहते हैं। देखिए, बीजेपी का फेल होने का सबसे मेन कारण यही रहेगा क्योंकि पिछली बार भी इन्होंने मोदी के नाम पर वोट मांगे थे कि मोदी, इनके पास मोदी जी के अलावा कोई और दूसरा चेहरा नहीं था। तो पिछली बार भी इन्होंने मोदी जी के नाम पे वोट मांगे थे। और बीजेपी का जैसे आप बोल रहे हैं कि विधायक बिल्कुल वो होता है, यहाँ के स्थानीय विधायक जो हैं हमारे, वो बिल्कुल 5 साल क्षेत्र के जनता के मुद्दों से बाहर रहे हैं। और अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर एक प्रकरण हुआ, मुख्यमंत्री जी की यहाँ एक सभा हुई। हमारा यहाँ पे एक मीर बोझ डिग्री कॉलेज है, बहुत बड़ा संस्थान है जो गुजरों के नाम से जाना जाता है, वो दादरी में। तो वहाँ पर गुजरों ने अपने पैसे से मूर्ति बनवाई, कॉलेज गुजरों का है, और उस पैसे से योगी आदित्यनाथ जी को गुजर सभा ने निमंत्रण दिया कि आप यहाँ पर गुजर सम्राट मीर भोज की मूर्ति का अनावरण कीजिए। तो इस लालच में कि पहले अब से 20 साल पहले यहाँ पर तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह जी आए थे, तो इसी कॉलेज में आए थे। उस समय पर 20 लाख रुपए चंदा दे के गए थे कॉलेज के लिए। उस समय जो एक कमरे की कीमत बनने के 50,000 रुपये लागत आती थी। उस हिसाब से रेशो देखा जाए तो लगभग 4 करोड़ के करीब, 5 करोड़ के करीब इसमें वो बैठता है। तो लोगों को ये थी कि एक तो यहाँ की डिमांड थी, बहुत बड़ा कॉलेज है, बहुत पुराना कॉलेज है, कि इसको यूनिवर्सिटी बना दी जाएगी सरकार की तरफ से। लेकिन क्या हुआ कि योगी आदित्यनाथ जी आए, गुजरों का प्रोग्राम था, उसमें वो जातिवाद में भटक गए। उन्होंने हमारे जो पूर्वज हैं, हमारे जो इतिहास में पहले से गुजर सम्राट मीर भोज है, उसको ही नाम को हटवाने का काम किया है। तो वहाँ उन्होंने ये पहले कंडीशन लगा दी कि अगर उस मूर्ति पर गुजर सम्राट लिखा जाएगा तो मैं उसका अनावरण नहीं करूँगा। यहाँ प्रोग्राम की सारी तैयारी हो चुकी थी, सारे लोग आ चुके थे, सारी जनता में उत्साह था, हम लोग भी खुश थे कि हमारा एक पुराना कॉलेज है, इसको यूनिवर्सिटी मिलेगी या चंदा के रूप में मुख्यमंत्री जी से कुछ राशि आवंटित होगी, हम लोग भी खुश थे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने हमारे पूर्वजों का ही नाम बदलने की कोशिश की है। उस शिला पर जो पहले बनी थी उस पर गुजर सम्राट मीर भोज लिखा था, उससे गुजर शब्द गायब करवा दिया, जिससे युवाओं में, क्षेत्र की जनताओं में बहुत ही ज़्यादा रोष हो गया। और वहाँ पर मुख्यमंत्री की सभा में ही मुख्यमंत्री के विरोध के नारे लगने लगे। और वहाँ के जो स्थानीय विधायक हैं, स्थानीय सांसद हैं, उनके लिए घर पर जाकर विरोध होने लगा। विरोध का ये आलम था कि गांव-गांव में पंचायत हुई, महापंचायत, हम सभी गुर्जर समाज के लोगों ने पंचायत का आयोजन किया। और बीजेपी का पंचायत का निर्णय ये हुआ कि हम बीजेपी पार्टी का बहिष्कार करने का गुर्जरों ने निर्णय लिया। उसका ये साइड इफ़ेक्ट हुआ कि आनन फानन में जिस तरह उन्होंने रात के अंधेरे में गुर्जर शब्द मिटा दिया था, उसी तरह रात के अंधेरे में इन्होंने जब देखा कि गुर्जरों में आक्रोश हो गया है और हम लोग गांव में वोट मांगने तक नहीं जा सकते जो जनता के प्रतिनिधि हैं, तो उन्होंने वहाँ
फिर सीएम को समझाया। माननीय योगी आदित्यनाथ ने रात के अंधेरे में फिर वो गुर्जर शब्द लिखा, लेकिन जो इन्होंने हमारे समाज के साथ जो खिलवाड़ किया है, उनका नाम हटाने का जो उसके लिए जनता तैयार बैठी है और इस बार बीजेपी का सफाया होने वाला है। विपक्ष के तौर पर आप लोगों ने क्या कुछ किया है जनता के लिए, सरकार को चेताने के लिए? विपक्ष के तौर पर हमने जो मजबूत विपक्ष की भूमिका होती है, चाहे किसानों के मुद्दे हों, हम साथ रहें। मुझ पर स्वयं 12 मुकदमे आज की डेट में लगे हुए हैं कि हम जब भी किसानों के मुद्दे उठाते हैं तो मेरे खिलाफ एफआईआर हमको उठा के जेल में बंद कर दिया जाता है। और जो जितने भी मुद्दे में हम उठाते हैं, सरकार 144 का वो देकर, कोरोना का वो देकर, मुझ पर स्वयं आज की डेट में 12 मुकदमे लगे हुए हैं। तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी बहुत मजबूत है और एक एक कार्यकर्ता अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आतुर है। तो विपक्ष का काम हमने बखूबी निभाया है और ये क्षेत्र की जनता भी जानते हैं, सभी लोग जानते हैं। तो इस बार यानी कि आपका मानना है कि इस बार अगर कोई पार्टी आई तो वो सपा की है? इस बार 100% समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और दादरी में ये एक इतिहास लिखने जा रही है कि बहुमत से समाजवादी पार्टी का यहाँ प्रतिनिधि चुना जाएगा। अच्छा, आप एक युवा हैं, युवा वर्ग में ही मानूंगी, युवा वर्ग से आते हैं। युवाओं का राजनीति में क्या कुछ भागीदारी होनी चाहिए? क्या आज का युवा इतना सक्षम है कि वो अहम मुद्दों को उठा सके? देखिए, पहले से कहावत चली है कि जिस ओर युवा खड़ा हो जाता है वहाँ एक इतिहास लिखने का काम करता है। ये मानना पड़ेगा कि जहाँ यूथ है, यूथ ही बदलता है। पिछली बार 2019 में भी, 2014 में भी बीजेपी के साथ यूथ ही जुड़ा था। और अब जो इन्होंने जो झूठे जुमले जो किए थे कि हम हर साल 2 करोड़ नौकरी देंगे, आज 8 साल होने को है बीजेपी को, केंद्र सरकार की है, तो लगभग 14-15 करोड़ 16 करोड़ तो नौकरी होनी चाहिए थी, लेकिन उन्हें वो छीने हैं। और ये युवाओं को जो बहकाने का काम किया था, यूथ इसी वजह से बीजेपी के साथ लग गया था। और यही कारण था कि 2014 में भी और 2019 में भी जो बीजेपी की सरकार बनी। इस बार यूथ समझ चुका है और यूथ अपने नेता के तौर पे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को और अखिलेश यादव को देख रहा है। और यूथ इस बार भारी तादाद में, आप देखना कि भारी तादाद में यूथ समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ेगा। तो चलिए, आने वाला वक्त ही बताएगा कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, लेकिन तमाम पार्टियां अपनी पूरी रणनीति के साथ मैदान पर उतरने को तैयार हैं। तैयारी पूरी हो चुकी है। अब देखना यह है कि जनता किस ओर जाती है। क्या बदलाव की बयार देखने को मिलेगी या फिर एक बार फिर से सपा को यहाँ पर अपना कह सकते हैं कि पैर जमाने का मौका नहीं मिलेगा। फिलहाल इरादे इनके पक्के हैं और विकास के मुद्दे, ये कहते हैं कि विकास के मुद्दे उठाए जाएंगे, जातीय समीकरण को बदला जाएगा। जो धर्म की राजनीति है उस पर जोर ना देने की बजाय एक बार फिर से विकास के मुद्दों को ज़ोर शोर से उठाया जाएगा। खैर, हम यही चाहते हैं कि विकास की और दादरी विधानसभा क्षेत्र बढ़े, और क्योंकि अगर विधानसभा क्षेत्र आगे बढ़ेगा तो धीरे धीरे पूरे प्रदेश का विकास होगा। और जो हम चाहते हैं कि सभी का विकास हो तो वो भी संभव हो पाएगा। फिलहाल दादरी विधानसभा क्षेत्र के इस गांव के लोगों से भी हम बात करेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।